तो आज के सेशन में हम लोग सिमिलैरिटी ऑफ ट्रायंगल्स के बारे में समझने वाले हैं। इसके पहले वाली क्लास में हम लोग ने सिमिलैरिटी के बारे में समझा था, बट वहां पे एक ब्रॉडर कॉन्सेप्ट था। वहां पे हमने पॉलीगन्स के बारे में देखा था कि क्या क्राइटेरिया हो सकता है और किस किस क्राइटेरिया के बेसिस पे हम लोग किसी भी दो पॉलीगन को सिमिलर प्रूव कर सकते हैं। बट आज हमारा टॉपिक है स्पेसिफिक है ट्रायंगल्स के सिमिलैरिटीज के बारे में। ठीक है, सो कभी भी दो ट्रायंगल, अगर आपके पास दो ट्रायंगल है तो कब सिमिलर होंगे, तो इसके लिए कह रहा है कि दो कंडीशंस एसेंशियल कंडीशंस है। ये दोनों कंडीशंस को अगर कोई भी ट्रायंगल सेटिस्फाई कर रहा है तो आप कह सकते हैं कि वो दोनों ही ट्रायंगल आपस में क्या है, सिमिलर है। तो पहला कंडीशन है दोनों कंडीशन होने चाहिए। ऐसा नहीं कि एक कंडीशन हो गया दूसरा कंडीशन फॉल्स हो गया तब हो जाएगा, दोनों कंडीशन होना चाहिए। तो कह रहा है टू ट्रायंगल्स आर सिमिलर इफ देयर कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल। दो ट्रायंगल तब सिमिलर होंगे जब उसके कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल हो एंड देयर कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स आर इन द सेम रेशियो। और उनके कॉरस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो क्या हो, प्लीज यहाँ पे सेम होना चाहिए। अगर ये दो कंडीशन को कोई भी ट्रायंगल सेटिस्फाई करेगा तो वो ट्रायंगल क्या कहलाएगा, सिमिलर कहलाएगा। बट एक हमारे वन ऑफ द ग्रेटेस्ट मैथमेटिशियन थे थेल्स, इन्होंने बताया कि इसमें से दोनों कंडीशन में से कोई भी एक कंडीशन अगर ट्रू हो जाए तो ट्रायंगल हमारा सिमिलर हो जाएगा। बट इस कंक्लूजन पे वो कैसे पहुंचे, तो उन्होंने एक थ्योरम दिया और उस थ्योरम का नाम रखा बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम। बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम के बिहाफ पे उन्होंने ये बताया कि अगर कोई भी इक्व एंगुलर ट्रायंगल, इक्वल एंगल वाले दो ट्रायंगल्स हैं, ठीक है, इसी को लिखा है इक्यू एंगुलर ट्रायंगल्स। सो इक्वल एंगल वाले अगर दो ट्रायंगल्स हैं तो उनके साइड भी अपने आप ही प्रोपोर्शनल हो जाएंगे। ठीक है, अगर किसी भी दो ट्रायंगल का आप एंगल सिर्फ इक्वल कर दो तो दूसरा कंडीशन अपने आप ही सेटिस्फाई हो जाएगा। ठीक है, या दूसरा कंडीशन सेटिस्फाई हो रहा है तो पहला कंडीशन अपने आप ही सेटिस्फाई हो जाएगा। सो दोनों में से कोई भी एक कंडीशन आप लगा लो। अगर किसी भी ट्रायंगल का तीन एंगल अगर सेम हो जाए तो दूसरा कंडीशन पे जाने की जरूरत ही नहीं है, आप लिख दीजिए कि बोथ ट्रायंगल्स आर सिमिलर, क्योंकि दूसरा कंडीशन ऑटोमेटिकली सेटिस्फाई हो जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले आज के सेशन में हम लोग समझने वाले हैं बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम है क्या। बहुत ही इंपॉर्टेंट थ्योरम है, बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो आज से यानी कि पीछे जितनी बार भी बोर्ड हुआ है, यानी कि पांच साल में देख, हाँ अभी देखेंगे बताएंगे क्राइटेरिया का अलग अलग नाम है, उस क्राइटेरिया के बारे में अभी हम लोग डिस्कस करेंगे। अभी तो ये समझो कि किस तरीके से बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम को हम लोग प्रूव कर सकते हैं। ठीक है, सो पहले ये समझते हैं कि बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम है क्या। ठीक है, फिर इसके प्रूफ के पीछे पढ़ेंगे और इसको प्रूव करेंगे भी। ठीक है, अब ये क्या है, बोर्ड का सबसे सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। किसी भी साल में ऐसा नहीं हुआ है कि बीपीटी थ्योरम नहीं आया है। कभी बीपीटी के नाम से आता है, कभी थेल्स थ्योरम के नाम से आ जाता है, कभी ये स्टेटमेंट लिखा होता है और कह देगा प्रूव करो इसको, इस थ्योरम को। ठीक है, तो ये थ्योरम इसके पिछले साल भी आया था, उसके पिछले साल भी आया था, उसके पिछले साल भी आया था और उसके भी पिछले साल आया था। तो अगर ये एक क्वेश्चन कह लें कि ऐसा क्वेश्चन है जिसका आना तय है तो कोई इसमें गलती नहीं होगी। सो बीपीटी थ्योरम अगर किसी बच्चे को पास करना है, अच्छे मार्क्स लाने हैं, तो ये करना ही करना पड़ेगा। ठीक है, समझ में आ गई बात। अब समझते हैं कि बीपीटी थ्योरम है क्या। कह रहा है बीपीटी थ्योरम में इफ अ लाइन इज ड्रॉन पैरेलल टू वन साइड ऑफ अ ट्रायंगल, तो कह रहा है कि किसी भी ट्रायंगल के, एक आपके पास ट्रायंगल है, ठीक है, जैसे कि यहाँ पे ये एक ट्रायंगल है, इस ट्रायंगल में किसी एक साइड के पैरेलल अगर एक लाइन ड्रॉ करो, तो मैंने क्या है इस बीसी साइड के पैरेलल एक लाइन हमने डीई ड्रॉ की है। ठीक है, समझ में आया, प्लीज यहाँ पे ध्यान से देखना है, फिर समझ में नहीं आएगा कुछ नहीं लिख पाओगे, आपको पता ही नहीं चलेगा कि ये स्टेटमेंट लिख देगा। कितनी बार क्या हुआ ना, बच्चों को बता दिया कि ये आएगा आएगा, ठीक है, ये स्टेटमेंट लिखा हुआ है, बच्चा आया ही नहीं सर, आया तो था, नहीं सर बीपीटी नहीं लिखा हुआ तुम्हारा, अरे बीपीटी नहीं लिखा हुआ तो ये क्या है, ये तो बीपीटी ही है। अच्छा ऐसा होता है, तो ऐसा आप लोग मत करते ना, तो इसीलिए थ्योरम को समझना है। थ्योरम में क्या कह रहा है, इफ अ लाइन इज ड्रॉन पैरेलल टू वन साइड ऑफ ए ट्रायंगल टू इंटरसेक्ट द अदर टू साइड इन डिस्टिंक्ट पॉइंट्स, तो ये दो अलग अलग साइड्स को डिस्टिंक्ट पॉइंट में काट रहा है।
बट ये वाली साइड इसके क्या है, पैरेलल है। तो कह रहा है द अदर टू साइड्स आर डिवाइडेड इन द सेम रेशियो। तो ये वाली लाइन सेगमेंट इन दोनों साइड को सेम रेशियो में ही डिवाइड करेगी। बट कब डिवाइड करेगी, जब डी लाइन बीसी साइड के क्या हो, पैरेलल हो, इक्वल नहीं। ठीक है। सो थ्योरम में ये कह रहा है कि इफ D is parallel to BC, then D divide the AB and AC in same ratio। तो हम लोग लिखेंगे then AD upon DB जो होगा वो AE upon EC के क्या होगा, इक्वल होगा। समझ में आया। और इसी को हमें क्या करना है, प्रूव करना है। समझ में आ गई बातें। तो अभी हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले ये थ्योरम हम लोग अपने व्हाइट बोर्ड पे ले लेते हैं, फिर एक एक चीजों को अच्छे से लिख लिख के समझते हुए आगे बढ़ेंगे। पूरा का पूरा आज का सेशन जो 1 घंटे का होगा ये बीपीटी पे ही बेस्ट होगा। ठीक है ना, बेस्ट होगा। ठीक है। तो थ्योरम हम लोग बीपीटी समझना स्टार्ट कर लेते हैं और इसको मैं अभी अपने करंट वाले व्हाइट बोर्ड पे पेस्ट कर लेता हूं। अब यहाँ पे जो इंफॉर्मेशन है सबसे पहले उसके कोरस्पॉन्डिंग डायग्राम बनाना पड़ेगा। डायग्राम भी नहीं गिवन हो, सिर्फ और सिर्फ ये स्टेटमेंट नहीं है। कभी कभी ये स्टेटमेंट नहीं गिवन होता है, यहाँ पे लिखेगा प्रूव द बीपीटी थ्योरम, साथ में एक ट्रायंगल का प्रॉब्लम भी होगा। ठीक है। तो 3 मार्क्स का बीपीटी का थ्योरम होगा प्रूव करने का, और 2 मार्क्स का कोई छोटा सा ज्योमेट्री यानी कि ट्रायंगल पे बेस्ड कोई ना कोई प्रॉब्लम। ठीक है। तो ये 5 मार्क्स में आना तय है, निश्चित है। ठीक है। तो कह रहा है कि इफ अ लाइन इज ड्रॉन पैरेलल टू वन साइड ऑफ ए ट्रायंगल, एक ट्रायंगल है। ठीक है। तो इस तरीके से बड़ा सा ट्रायंगल बनाना, कभी भी छोटा सा ट्रायंगल या छोटा डायग्राम नहीं बनाना है, ऐसा लगना चाहिए सिग्निफिकेंट होना चाहिए। तो यहाँ पे ये हमारे पास एक ट्रायंगल है और यहाँ पे इस ट्रायंगल के एक साइड के पैरेलल एक हमने लाइन और भी ड्रॉ कर दी। ठीक है। तो ये हमारा A है, ये B है, ये C है, ये D और ये वाला वर्टेक्स हमारा E है। ठीक है। यहां तक समझ में आ गई बातें। अब गिवन क्या क्या है, पहले स्टेटमेंट पढ़ लेते हैं फिर गिवन इंफॉर्मेशन लिखेंगे। तो कह रहा है इफ अ लाइन इज ड्रॉन पैरेलल टू वन साइड ऑफ ए ट्रायंगल टू इंटरसेक्ट द अदर टू साइड्स इन डिस्टिंक्ट पॉइंट्स, द अदर टू साइड्स आर डिवाइडेड इन द सेम रेशियो। तो पहले सबसे पहले हम लोग लिखेंगे गिवन इंफॉर्मेशन क्या है। तो लिखेंगे गिवन, गिवन है हमारे पास, एक मिनट, गिवन इंफॉर्मेशन सबसे पहले लिखना है और इसको नहीं लिखना बोलना है। ऐसा नहीं है कि ये इंपॉर्टेंट नहीं है, गिवन है ABC is a triangle, ABC is a triangle in which DE is parallel to the BC। D क्या है, BC के पैरेलल। ठीक है। ये इतना गिवन इंफॉर्मेशन है। हमें क्या प्रूव करना है उसको लिखते हैं। गिवन के बाद लिखना है वी हैव टू प्रूव, वी हैव टू प्रूव। क्या प्रूव करना है, तो प्रूव करना है हमें AD अपॉन DB इज इक्वल टू AE अपॉन EC। ये हमें प्रूव करके दिखाना है। ठीक है। यहाँ पे कुछ कंस्ट्रक्शंस भी करना पड़ेगा। तो कंस्ट्रक्शंस वाली लाइन में येलो कलर से ड्रॉ कर रहा हूँ, आप डॉटेड लाइन ड्रॉ करोगे। तो मैं यहाँ पे क्या करने वाला हूँ, E से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर रहा हूँ AB पे। तो E से मैंने एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करूंगा अभी AB पे। ठीक है। तो यहां से E से मैंने एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया किस पे, तो AB पे। ठीक है। और यहाँ D से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया मैंने किस पे, तो AC पे। ठीक है, कर दिया। D को C से ज्वाइन कर दिया और E को B से ज्वाइन कर दिया। ठीक है। अब क्या कर रहा हूं, तो यहां पे इस वाले को हमने नाम लिखा M और यहां पे लिख दिया N। ठीक है। अब जो कंस्ट्रक्शंस हमने करा है जरा उस कंस्ट्रक्शंस को भी यहां पे मैं लिखने वाला हूं। तो कंस्ट्रक्शंस में क्या करा है हम लोगों ने, कंस्ट्रक्शन
तो कंस्ट्रक्शंस में लिखेंगे आई ड्रॉन, एग्जैक्टली ऐसा ही लिखना है, आई ड्रॉन, आई ड्रॉन EM perpendicular on AB and DN perpendicular on AC। ठीक है, इतना लिख लीजिएगा। आई ऑल्सो ज्वाइंट, आई ऑल्सो ज्वाइंट E to B to E, B to E and C to D, C to D। ठीक है, ऑल्सो के आई ऑल्सो ज्वाइन B to E एंड C to D। ठीक है, समझ में आ गया। तो जो गिवन इंफॉर्मेशन था वो लिखा, जो प्रूव करना था वो लिखा, जो कंस्ट्रक्शंस किया वो लिखा। अब आगे क्या करने वाले हैं हम लोग, तो हम लोग अब करने वाले हैं प्रूफ। ठीक है, तो यहां से मैं लिखने वाला हूं, यहाँ पे प्रूफ लिखने वाला हूं। ठीक है, अब किसी भी ट्रायंगल का एरिया कैसे निकालते हैं, तो एरिया का फॉर्मूला है 1/2 बेस इनटू हाइट। ठीक है, तो सबसे पहले मैं एरिया निकालता हूं ट्रायंगल ADE का, एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE। तो ADE के आगे में एरिया लिख दो, तो इसका मतलब क्या है, एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE। कैसे निकालेंगे, तो हमारे पास फॉर्मूला है 1/2 बेस इनटू हाइट। समझ में आया। तो अगर ADE में अगर बेस में AD लो तो इसका हाइट क्या होगा, EM होगा, होगा या नहीं होगा। तो 1/2 और यहाँ पे बेस में क्या ले रहा हूँ, तो बेस AD ले रहा हूँ, इस कारण से हाइट यहाँ पे क्या हो रहा है, EM हो रहा है। ठीक है, इसी तरीके से अगर हम लोग अब यहाँ पे एक ट्रायंगल ले लें DEC, एरिया ऑफ ट्रायंगल DEC। तो DEC में भी अगर यही फॉर्मूला लगाएं, तो इस वाले फॉर्मूला में अगर हम लोग ले रहे हैं, यहाँ पे पहले हम लोगों ने लिया AD ले लिया ना। ठीक है, तो दूसरा अभी हम लोगों ने ट्रायंगल कौन सा ले लिया, तो नहीं, अभी ट्रायंगल हमें वही लेना है। प्लीज इसको थोड़ा सा रेक्टिफाई कर लेते हैं। हमें ट्रायंगल लेना है कौन सा, तो ये ले लेंगे BDE ट्रायंगल ले लेंगे, एरिया ऑफ ट्रायंगल BDE। अब एरिया ऑफ ट्रायंगल BDE लेंगे तो 1/2। तो बेस अगर हम लोग DB ले, बेस अगर DB ले, हाइट हमारा फिर से क्या होगा, EM ही होने वाला है। कभी कभी क्या होता है कि आपके पास ट्रायंगल अगर ऐसा हो, इस तरीके का ट्रायंगल हो ABC, और इस वर्टेक्स का हाइट देखे BC से, तो इस वर्टेक्स का हाइट क्या हो जाएगा, AM ही तो होगा। ठीक है, अब यहाँ पे अगर एरिया ऑफ ABC निकालो, यहाँ पे एरिया ऑफ ABC निकालें, तो अगर बेस आप BC लेंगे, बेस क्या लेंगे, BC लेंगे, तो हाइट हमारा क्या होगा, AM होगा। ठीक है, और AM हमारा क्या है, ट्रायंगल के बाहर है, बट एरिया कहाँ से कहाँ तक का निकल के आएगा, यही एरिया निकल के आएगा। समझ में आई बात। तो इसी तरीके से BDE जो ट्रायंगल है, इसका हाइट E वर्टेक्स का हाइट BD बेस से क्या होगा, EM होगा। समझ में आया या नहीं आया। ठीक है, सो ये समझ में आ गया होगा। अब क्या करो, इन दोनों को, दोनों इक्वेशन को आप डिवाइड कर दो। ठीक है, तो अगर हाँ कट जाएगा। पहले हम लोग अगर एरिया ऑफ ADE लिख लेते हैं यहाँ पे, और एरिया ऑफ ADE को एरिया ऑफ BDE से डिवाइड करें, तो हमारे पास क्या आएगा, 1/2। पहले हमारे पास है AD इंटू EM अपॉन 1/2 DB इंटू EM। सो EM से EM कैंसिल हो जाएगा, और 1/2 से 1/2, सो AD अपॉन DB यहाँ पे आएगा या नहीं आएगा। ठीक है, इसी तरीके से अगर हम लोग एक बार और इस को हम लोग इक्वेशन 1 कंसीडर कर लेते हैं, इसको हमने क्या माना है, इक्वेशन 1। अब फिर से अगर हम लोग एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालें, एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE ही निकालें, पहले भी हमने एरिया ऑफ ट्रायंगल AD ही निकाला था, फिर से AD निकालना है, बट पहले हमने बेस AD लिया था, अब बेस हम लोग क्या ले रहे हैं, AE ले रहे हैं।
तो जैसे ही बेस हम लोग ए ई लेंगे, बेस अब मैं क्या ले रहा हूँ, ए ई ले रहा हूँ, तो इस ए ई हाइट के लिए जो हमारा डी एन होगा वो हमारा क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर हो जाएगा। तो यहाँ पे लिखेंगे डी एन। इसी तरीके से एरिया ऑफ ट्राइंगल हम लोग निकालेंगे सी डी ई, सी डी ई। तो सी डी ई का भी आएगा 1/2, बेस हमारा क्या हो जाएगा, ई सी हो जाएगा, और हाइट हमारा क्या हो जाएगा, हाइट हमारा डी एन ही होगा, हाइट हमारा डी एन होगा। फिर से आप डिवाइड कर दो इन दोनों को। सो एरिया ऑफ ट्राइंगल ए डी ई, हाँ ठीक है, एरिया ऑफ ट्राइंगल सी डी ई इज इक्वल टू द 1/2 ए ई इंटू डी एन अपॉन 1/2 ई सी इंटू डी एन। सो इस डी एन से ये डी एन कैंसिल हो जाएगा, ये 1/2 से 1/2। सो फाइनली यू विल गेट ए ई अपॉन ई सी, ठीक है। सो ये हमारा हो गया सेकेंड इक्वेशन, ये हमारा फर्स्ट और ये हमारा सेकेंड। अब फर्स्ट और सेकेंड को अगर आप कंपेयर करो, दोनों को देखो, तो देखो कि दोनों में जो इसका लेफ्ट हैंड साइड है, इसका न्यूमरेटर तो आपस में इक्वल है या नहीं, और डिनोमिनेटर इसका इक्वल नहीं है। अगर डिनोमिनेटर वाले, हाँ उठा वरुण, नमस्कार, कैसे हो, ठीक है, कोई दिक्कत है नहीं है। अब देखो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे देखो AD अपॉन DB चाहिए था हमें, तो AD अपॉन DB भी दिख रहा है, और इधर AE अपॉन EC भी दिख रहा है। अगर किसी तरीके से हम लोग लेफ्ट हैंड, इसका लेफ्ट हैंड साइड को इसके लेफ्ट हैंड साइड के इक्वल प्रूव कर दे, तो हमारा क्या होगा, AD अपॉन DB AE अपॉन EC के इक्वल आ जाएगा। बट इक्वल नहीं होने में क्या दिक्कत है, तो इसका न्यूमरेटर तो इक्वल है, बट डिनोमिनेटर वाला एरिया जो है वो अलग अलग ट्राइंगल का एरिया। तो हम लोगों ने 9th में एक थ्योरम पढ़ा था, क्या थ्योरम पढ़ा था, कि अगर सेम बेस पे दो ट्राइंगल है, सेम बेस पे क्या है, दो ट्राइंगल है, और वो दोनों ही ट्राइंगल अगर सेम पैरेलल लाइन के बीच में क्या करती है, लाई करती है, तो उन दोनों ट्राइंगल का एरिया क्या होता है, सेम होता है। कैसे, तो यहाँ पे छोटा सा ड्रॉ करके बताता हूँ। अगर मान लो कि एक ये लाइन है, सेगमेंट है, अब इसी पे क्या है, एक ट्राइंगल ऐसा बना हुआ है, और इसी पे दूसरा ट्राइंगल ऐसा बना है, और इन दोनों दोनों ही ट्राइंगल क्या है, इन दोनों सेम पैरेलल लाइन के बीच में क्या करती है, लाई करती है। तो इस सिचुएशन में इन दोनों ट्राइंगल का एरिया क्या होगा, सेम होगा। तो इसी तरीके का कॉन्सेप्ट यहाँ पे हम लोग लगाने वाले हैं। तो एक ट्राइंगल हमारा क्या है, तो एक ट्राइंगल हमारा, प्लीज यहाँ पे ध्यान दे दीजिए, ध्यान नहीं दोगे तो फिर समझ में नहीं आएगा, ठीक है। एक ट्राइंगल हमारा बी डी ई है, और दूसरा ट्राइंगल क्या है, सी डी ई है। ये दोनों ही ट्राइंगल में डी क्या है, कॉमन बेस है, ठीक है, और ये दोनों ही ट्राइंगल क्या है, दो सेम पैरेलल के बीच में क्या कर रही है, लाइक कर रही है, ठीक है ना। सो इन दोनों का भी एरिया सेम होगा। तो हम लोग लिखेंगे यहाँ पे, ये स्टेटमेंट लिखना पड़ेगा, लिखेंगे हियर, ठीक है, हियर ट्राइंगल बी डी ई, बी डी, बी डी ई एंड triangle CDE have common base, have common base, have common base, common base क्या है, DE, and lie between same parallel, lie between same parallel, same parallel कौन सा है, DE parallel to BC. So area of BDE is equal to the area of CD. तो इस तरीके से ये दिस इज द इक्वेशन 3, ठीक है, समझ में आई बात। तो अगर हम लोग इक्वेशन 1, 2 और 3 को एक साथ देखें, ठीक है, एक साथ मर्ज करें, तो हमें क्या इंफॉर्मेशन मिलेगा, AD अपॉन DB इज इक्वल टू AE अपॉन EC। सो फ्रॉम, यहाँ पे लिखेंगे, सो फ्रॉम 1, 2 एंड 3 क्या हमें मिलेगा,
AD अपॉन DB इज इक्वल टू द AE अपॉन EC। तो यही हमारा क्या है, बीपीटी थ्योरम है। इसी थ्योरम को हम लोग कहते हैं बीपीटी थ्योरम या थेल्स थ्योरम। समझ में आई बातें या नहीं आई? इस तरीके से करना पड़ेगा अच्छे से। ठीक है, तो ये हो गया हमारा बीपीटी। आगे बढ़े, देखिए। ठीक है, अब बीपीटी के बाद हमारा क्या है, कन्वर्स ऑफ बीपीटी। इसके बाद क्या है, कन्वर्स ऑफ बीपीटी। अब कन्वर्स ऑफ बीपीटी क्या कहता है, तो कन्वर्स ऑफ बीपीटी के बारे में जरा समझते हैं। हाँ बिल्कुल, कन्वर्स ऑफ बीपीटी क्या है, तो कन्वर्स इंफॉर्मेशन दे रहा है। क्या कह रहा है, इफ अ लाइन डिवाइड्स एनी टू साइड ऑफ अ ट्रायंगल इन द सेम रेशियो। ठीक है, किसी भी ट्रायंगल में एक लाइन हम लोग ड्रॉ करें और दो साइड को ये सेम रेशियो में काटेगा, तो कह रहा है देन द लाइन इज पैरेलल टू द थर्ड साइड। तो जो थर्ड साइड होगी उसके क्या होगी, पैरेलल होगी। क्या कहना चाह रहा है, जरा ट्रायंगल को ड्रॉ करके समझते हैं। तो अगर हमारे पास एक ट्रायंगल है और इस ट्रायंगल को अगर कोई एक लाइन सेगमेंट क्या कर रहा है, इसके दो साइड को सेम रेशियो में काट रहा है, तो ये वाली लाइन सेगमेंट इसके थर्ड साइड के क्या होगी, पैरेलल होगी। जरा इस इंफॉर्मेशन को और ठीक से लिखते हैं हम लोग। तो ये ट्रायंगल का हम लोग क्या कर देते हैं, वर्टेक्स से साइन कर देते हैं। ठीक है, ये लाइन सेगमेंट क्या है, डी है। तो अगर मैं लिखूं इफ AD अपॉन DB is equal to the AE upon EC, AE upon EC, then DE is parallel to BC। ठीक है, बीपीटी क्या कहता था, अगर डी बीसी के पैरेलल है तो AD अपॉन DB क्या होगा, AE अपॉन EC के इक्वल होगा। दूसरे सिचुएशंस में क्या है, अगर कह रहा है कि AD अपॉन DB इज इक्वल टू AE अपॉन EC, देन DE इज पैरेलल टू BC। कन्वर्स है उसका, है या नहीं? अब कन्वर्स थ्योरम कैसे प्रूव करेंगे, जरा इसको देखते हैं। ठीक है, तो पहले हम लोग गिवन इंफॉर्मेशन लिख लेते हैं कि गिवन इंफॉर्मेशन क्या है। तो गिवन है हमारे पास, ये गिवन है कि ABC इज अ ट्रायंगल, ABC इज अ ट्रायंगल। ठीक है, in which AD upon DB is equal to AE upon EC। ये दे रखा है, हमें क्या प्रूव करना है, तो वी हैव टू प्रूव क्या प्रूव करना है, तो DE इज पैरेलल टू BC, ये प्रूव करना है। ठीक है, समझ में आई बात? अब यहां से प्रूफ स्टार्ट करते हैं, कैसे प्रूव करेंगे। तो मैं पहले कंसीडर कर लिया कि ये इसके पैरेलल नहीं है, ये क्या है, इसके पैरेलल नहीं है, तो कोई दूसरी लाइन तो जरूर पैरेलल होगी, कोई ना कोई तो लाइन पैरेलल होगी। ये वाली लाइन पैरेलल नहीं है, तो मैंने कहा कि ये वाली लाइन पैरेलल है। ठीक है, इसका नाम क्या दे दिया, ई डैश। इसका नाम हमने क्या दिया, ई डैश। ठीक है, तो हम लोग ने DE डैश को पैरेलल माना है। ठीक है, ताकि रेशियो तो सेम है, बट मैं ये कह रहा हूं कि D इज नॉट पैरेलल टू BC। हम लोग ने यहाँ क्या सपोज किया कि D डैश इज पैरेलल टू BC। ठीक है, तो लेट यहाँ पे लिख लेते हैं, लेट DE बी पैरेलल टू BC। ऐसा कंसीडर करना कोई गलत थोड़ी है, मैंने मान लिया कि DE भी पैरेलल टू BC। ठीक है, अब D हमारा पैरेलल है BC के, तो हम लोग यहाँ पे BPT तो लगा सकते हैं, इसमें तो किसी बच्चे को आपत्ति नहीं होगी।
क्योंकि यही हमने बीपीटी का में सीखा है और बीपीटी पहले हमने प्रूव कर लिया है, ठीक है। सो हम लोग क्या लिखेंगे, सो फ्रॉम बीपीटी, फ्रॉम बीपीटी बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम वी कैन राइट AD upon DB is equal to the AE dash upon E dash C, ठीक है। सो दिस इज द फर्स्ट इक्वेशन, ये हमारा क्या है, फर्स्ट इक्वेशन है। किसी को समझने में यहाँ तक दिक्कत है, बताइए, कोई दिक्कत तो नहीं है। चलो आगे बढ़ते हैं फिर। अब क्या लिखते हैं कि गिवन क्या इंफॉर्मेशन है, तो गिवन भी एक इंफॉर्मेशन है। गिवन इंफॉर्मेशन क्या कहता है कि AD अपॉन DB इज इक्वल टू द AE अपॉन EC, ये तो गिवन इंफॉर्मेशन है, ठीक है। इसको थोड़ा सा ठीक से लिख लेते हैं ताकि बच्चों को ठीक से दिख जाए, ठीक है। तो AD अपॉन DB इज इक्वल टू AE अपॉन EC, ठीक है। समझ में आया या नहीं आया, ये गिवन है। दिस इज द सेकेंड। अब सेकेंड फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2, फ्रॉम इक्वेशन 1 and इक्वेशन 2, इक्वेशन 1 और 2 को अगर हम लोग एक साथ देखें तो क्या पाओगे कि इसका लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है, तो इसका राइट हैंड भी साइड क्या होगा, आपस में इक्वल हो जाएगा। सो हम लोग लिखेंगे AE डैश अपॉन E डैश C is equal to the AE upon EC, क्या ऐसा लिखना गलत है, नहीं है। दिस implies that we can write E dash C upon AE dash is equal to the EC upon AE, ठीक है। सिर्फ क्या क्या रेसिप्रोकेट कर दिया, 1/2 इज इक्वल टू 1/2, सो 2 इज इक्वल टू 2, ठीक है। आगे बढ़े। अब क्या करते हैं, लेफ्ट और राइट साइड में अगर इक्वल वैल्यू ऐड कर दे तभी इक्वेशन हमारा क्या रहेगा, बैलेंस्ड रहेगा। दोनों साइड में 1 ऐड कर दो, E डैश C अपॉन AE डैश में ऐड कर दिया हमने 1, और इधर भी हमने E डैश C अपॉन AE में ऐड कर दिया 1, ठीक है। एलसीएम कितना आ गया, तो एलसीएम आ गया AE डैश, ठीक है। यहाँ क्या आ जाएगा, E डैश C प्लस AE डैश इज इक्वल टू द EC प्लस AE अपॉन AE, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब E डैश C प्लस AE डैश कितना होगा, आप लोग बताओ देख के। E डैश C प्लस AE डैश AC आएगा, AC अपॉन AE डैश, और यहां पर भी EC प्लस AE क्या आ जाएगा, EC प्लस AE भी AC आ जाएगा, तो AC अपॉन AE डैश, ठीक है। इस AC से ये AC कैंसिल हो गया, तो 1 अपॉन AE डैश इज इक्वल टू 1 अपॉन AE, ठीक है। समझ में आया। तो फाइनली आप लिख सकते हैं AE डैश इज इक्वल टू द AE, ये क्या होगा, AE के इक्वल होगा। अब मैं क्या कह रहा हूं, AE डैश AE के इक्वल है, अब ये कब पॉसिबल होगा, व्हेन E डैश कोइंसाइड विद द E, तभी तो होगा, ठीक है ना। दिस इज ओनली पॉसिबल, यहां पे लिख रहे हैं दिस इज ओनली पॉसिबल व्हेन E dash coincides with E, ठीक है। E dash क्या हो जाए, E के साथ coincides कर जाए, जैसे ही E dash E के coincides कर जाएगा तो DE क्या हो जाएगा, पैरेलल हो जाएगा। सो DE पैरेलल टू BC,
कोई दिक्कत है? अब बताइए। अब इस बीपीटी को हम लोगों ने यहाँ पे प्रूव कर दिया। एनसीईआरटी में क्या किया है? प्रूव नहीं है जनरली, वाई वाई लिख के क्या कर दिया है? छोड़ दिया है। ठीक है, तो उसमें एग्जैक्टली प्रूव नहीं है। ठीक, तो यहाँ पे हम लोगों ने बीपीटी और कन्वर्स ऑफ बीपीटी को भी प्रूव कर लिया। अब जो एक्सरसाइज हमारा 6.2 है, उसमें जितने भी क्वेश्चन हैं वो इसी दोनों बीपीटी और कन्वर्स ऑफ बीपीटी पे ही बेस्ट क्वेश्चन है। ठीक है, समझ में आया या नहीं आया? दोनों ही लॉजिकल प्रॉब्लम थे, तो दोनों ही थ्योरम को आज की क्लास में हम लोगों ने डिस्कस किया। आज के सेशंस में ज़्यादा आगे नहीं बढ़ेंगे, क्योंकि इसी दो कॉन्सेप्ट को आप लोग को जाके रिवाइज करना है। कुछ बच्चों को तो आ गया होगा, समझ भी लिया होगा, बस कुछ बच्चों को एक बार और भी प्रैक्टिस करने की जरूरत पड़ेगी ही पड़ेगी। तो प्लीज़ आप लोग जाके बीपीटी थ्योरम को एक बार घर पे रिवाइज कर लें। कन्वर्स ऑफ बीपीटी को एक बार समझना जरूरी है, रिवाइज करना नहीं जरूरी है, क्योंकि कन्वर्स ऑफ बीपीटी आएगा नहीं। आएगा क्या? बीपीटी। इसलिए जितने भी अच्छे तरीके से किसी भी बच्चे को आ रहा है तो और अच्छे तरीके से ठीक करना है, ताकि उसमें से मार्क्स ना कटे। ऐसा नहीं कि उसको भी गंदे तरीके से करके चले आए, क्योंकि जो क्वेश्चन अगर जानते हैं तो उसको एकदम परफेक्ट, एकदम आइडियल वे में करके आना है। ठीक है, तो आज का सेशन हम लोग यहीं पे एंड करते हैं, फिर से मिलते हैं अगले सेशन।